देखिए, आपका सवाल मेरा मानना है कि थोड़ा विवादित सवाल रहेगा ये, परंतु अगर मुझे ऐसा अवसर मिलता है कि मुझे अपने क्षेत्र के लिए कार्य करने को मिले, मैंने आपको कहा उसके लिए विधायक या पार्षद बनने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका विजन ऐसा होना चाहिए। परंतु जो केंद्र सरकार के पास डाटा है, हिमाचल सरकार के पास डाटा है, हमारे विधायक के पास तो डाटा है ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या होना है। तो उन्होंने जो है अब लोगों के विनाश के लिए नालियां खोद दी हैं। उनको क्या पता वार्ड में क्या हो रहा है। जब उनसे पूछते हैं कि पार्षद जी हम यहाँ क्या हो रहा है, कहता मुझे तो पता ही नहीं, मेरी तो चलती नहीं। भाई चलती नहीं, आप क्यों बने हो विधायक, आप क्यों बने हो पार्षद? क्या आप लोगों को गंद में धकेलने के लिए पार्षद बने हैं? आपने लोगों की सुध-बुध ली? किसकी जिम्मेदारी बनती है ये? आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। संडोली में रहते हैं, वॉल्वो गाड़ी से चलते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता, वो सेफ है। परंतु जो आम आदमी जो पैदल चल रहा है, जो साइकिल से चल रहा है, जो ऑटो से चल रहा है, जो माँ एक अपने बच्चे को पकड़ के पैदल स्कूल छोड़ने जा रही है, क्या वो घर वापस पहुंचेगी? ये चिंता का विषय, ये सोचना पड़ेगा। और ये बातें आप तब सोचेंगे जब आप समाज के बीच में रहेंगे। उसके लिए आपको समाज के बीच में रहना पड़ेगा। आपको समाज की दुख दर्द, छोटी छोटी चीजों का पता होना चाहिए। जब एक नेता नहीं, एक बेटा बनकर आप काम करोगे लोगों के बीच में। आज बद्दी को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो बद्दी को आगे लेके जाने का विजन रखते हो, ना कि बद्दी से पैसे कमाने का। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम लेके आए हैं शुद्ध टॉक पे एक और आप सबके लिए शो। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संदीप सचदेवा जी। तो आइए हम आपको मिलाते हैं डॉक्टर संदीप सचदेवा जी से। तो डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं, पहले तो ये बताइए। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छा हूँ। हम जानते हैं कि आपका जो शेड्यूल है बहुत बिजी रहता है। आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, अलग अलग आपके केसेस में लगे रहते हैं आप। तो उसमें सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमें अपना समय दिया, जो महत्वपूर्ण है बहुत। मैं शुद्ध टॉक्स का भी बहुत धन्यवाद कर रहा हूं कि जिन्होंने बीबीएन जैसे क्षेत्र में जो जनता की आवाज एक जरूरत है, क्योंकि कहा गया है जो हमारा चौथा जो स्तंभ है वो आज के समय में मीडिया है, और मीडिया का होना बहुत जरूरी है। और मीडिया की बात हर जन जन तक पहुंचे, मैं इसके लिए आपका और आपकी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों की जो आवाज है वो हर कान तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद जी। और मेरा कहना सबसे पहले तो यही है कि कहीं ना कहीं हम दोनों की जो लास्ट तार है वो एक साथ एक ही मोड़ पे आके जुड़ती है कि हम चाहते हैं कि अपने हिमाचल को एक ऐसी वृद्धि पे लेके जाएं जो बड़े बड़े प्रदेश भारत के रूप में कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बद्दी 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 ये पूरा हिमाचल करता है, पूरे हिमाचल को रोजगार बद्दी देता है, पूरे हिमाचल को पैसा बद्दी देता है, मगर फिर भी बद्दी के नाम से इतना लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं। ऐसा क्यों है? बद्दी है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। बद्दी मेरा मानना है जो हमारा हिमाचल प्रदेश देवभूमि एक राज्य है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक राजधानी मेरी नजर में बद्दी है। क्योंकि हम, जैसा आपने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं, फार्मा हब है जी, सुई से लेकर जहाज तक के पार्ट्स जो हैं वो बद्दी में बनते हैं, हर चीज बद्दी में अवेलेबल है। बिल्कुल। और बद्दी जो है वो लघु भारत का रूप है जी। आप देखेंगे कि यहाँ पे चाहे केरला है, गोवा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हर राज्य का व्यक्ति आपको, हर यूनियन टेरिटरी का व्यक्ति आपको बद्दी में मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बद्दी जो है ये एक लघु भारत का रूप है। और मैं अपने प्रदेश की बात करता हूं, हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं, तो हिमाचल प्रदेश के जो 12 जिले हैं, हर जिले का व्यक्ति, यहां तक कि हर तहसील का व्यक्ति, हर गांव का व्यक्ति आपको बद्दी में जरूर मिलेगा। तो बद्दी जो है ये एक नाम, छोटा सा नाम है बद्दी, परंतु मेरा मानना है जो बद्दी है वो अपने आप में बहुत विशाल है और पूरे हिमाचल को रोजगार देता है। बिल्कुल। पूरे, और जिसने मानना है कि हिमाचल प्रदेश का जो नाम है वो अगर विश्व में
दर्शाता है तो हमारा बीबीएन क्षेत्र है और मुझे इस पे गर्व है। बिल्कुल जी, बिल्कुल गर्व हमें भी है, हमें पूरे देवभूमि हिमाचल में गर्व है। मैंने जैसे कि अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप एक टेलर के पुत्र हैं जी। तो आपने टेलर के पुत्र होते हुए डॉक्टर कैसे बन गए आप? आपने वकालत क्यों शुरू की? देखिए, हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब कोई बीमारी हो। जब कोई बीमारी होती है। अब ऐसा ही एक छोटा सा, मेरे पिताजी थे वर्ष 1984 में वो बद्दी आए जी। और उन्होंने यहाँ पे अपना व्यवसाय, जैसा मैंने बताया कि वो टेलर मास्टर थे, उन्होंने अपना यहाँ काम शुरू किया। उन्होंने एक दुकान किराए पे ली और संढोली में जसवंत राय जी, हमारे एक चर्चित नाम है, उनके यहाँ पे वो रेंट पे रहना शुरू किया उन्होंने, और जिसका रूम का रेंट 80 रुपए था। और उसके बाद धीरे धीरे समय बदला तो मेरे पिताजी ने यहाँ 4 बिस्वे जमीन ली सबसे पहले, और उन्होंने जो मेहनत अपने जीवन में की है, हम उतनी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम शायद ही हम उतनी मेहनत कर पाए। उन्होंने एक बिल्कुल जमीनी स्तर से उठकर, और सबसे अच्छा जो मैं नाज करता हूं अपने पिता पे, अपनी माता पे, उन्होंने अपने बच्चों की जो पोटेंशियल थी उसको समझा, उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने हमें कभी रोका नहीं। उन्होंने कहा पढ़िए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने सबसे पहले गुलरवाला सरकारी स्कूल है यहाँ पर एक, मैंने गुलरवाला सरकारी स्कूल से प्रथम कक्षा से लेकर 12th तक मैंने वहां पे पढ़ाई की। अच्छा। और उसके बाद यहाँ जैसा कि बीबीएन में होता है कि देखा देखी में, पहले ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, देखा देखी में हम सब लोग काम करते थे। तो मैंने बीपीएड भी किया है, आपके नॉलेज के लिए बता दूं। अच्छा। तो मैंने बीपीएड किया, फिर उसके बाद मैं चाहता था कि मैं एक शिक्षक बनूं, और जैसे मेरी बीपीएड कंप्लीट हुई, मैंने सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाना शुरू किया एज ए अध्यापक। उसके बाद जब मैं थोड़ा एक्टिव हुआ और मुझे लगा, फिर मैंने सोचा कि मुझे एमबीए करना चाहिए, जो कि इंडस्ट्री का सिनेरियो था, और मैंने सिम्बायोसिस में कोरस्पोंडेंस एडमिशन भी ली। उसकी बुक्स मेरे पास आज भी पड़ी हैं। मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, कमल चौधरी कड़ुआना से, आज वो भारत सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर मैंने एमबीए लगा था करने, परंतु मैंने एमबीए ड्रॉप करके फिर मैंने एलएलबी को चुना, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारी कुरीतियां थी, और मैंने जहां तक सुना था कि कानून हमारा सुरक्षा कवच है जी, परंतु कानून के नाम पे लोगों को डराया जाता है। बिल्कुल। चाहे वो पुलिस के नाम पे हो, किसी भी चीज के नाम पे हो, कानून का डर, कानून डरने की चीज नहीं है, कानून हमारी सुरक्षा के लिए है। कोई भी चीज है, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिसको हम कहते हैं कि सरकारी जो अधिकारी हैं, वो किसके लिए बैठे हैं? हमारी सेवा के लिए बैठे हैं, आम जनता की सेवा के लिए बैठे हैं। जी बिल्कुल। तो यही जो वो गैप था, मेरे साथ भी एक दो ऐसी घटनाएं घटी जिससे प्रेरित होकर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। और हमारे जीवन में अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको अपने अधिकारों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और उससे थोड़ा सा अलग आपको अपने कर्तव्यों का भी पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य अगर समानांतर रूप से चलेंगे तो आप एक अच्छे व्यक्तित्व का, एक अच्छे प्रदेश का, एक अच्छे स्थान जगह का एक वो समान रूप से आप विकास कर सकते हैं। जी, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँ कि डॉक्टर साहब जी ने, भाई साहब जी ने अपनी जो ग्रेजुएशन और बाकी डिग्रियां हैं वो महाराजा अग्रसेन से की। मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ, और ये वहाँ मोटिवेशन स्पीच प्रोफेसर बुलाते थे इनको कि आप मोटिवेशन स्पीच दो बच्चों के लिए। तो वो कैसा अनुभव था? देखिए, ऐसा है, जो मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है वो मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सामान्य सा स्वयंसेवक हूँ, और मैंने ये जो सब चीजें सीखी हैं, ये मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से सीखी हैं। क्योंकि शाखा एक ऐसी चीज है जहां व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात की जा सकती है, और शाखा एक ऐसी जगह है जहां सिखाया जाता है एक गीत जो मेरा बहुत पसंदीदा गीत है, मैं हमेशा ही गुनगुनाता हूँ कहीं भी जाता हूँ, कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। वाह वाह। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। मेरे आदर्श रहे हैं, हमारे प्रांत के प्रचारक थे संजीवन जी, उन्होंने मुझे हमेशा ही
बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। उनमें से जो चीजें मैं हमेशा कोट करता हूं, जो मेरे दिल में घर कर गई हैं, वो ये है कि हम सबको अपनी शक्ति, बुद्धि और सामर्थ्य से अपने धर्म, अपने समाज और अपनी संस्कृति के लिए सदैव खड़े रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए जहां भी हमारी आवश्यकता हो। अभी हमने आपके शिक्षण के ऊपर बात की, मगर अगर हम बद्दी के शिक्षण के ऊपर बात करें, जैसे कि हमने बताया कि बद्दी से जो बाकी जनता है हिमाचल की, वो खौफ खाती है थोड़ा बहुत, तो उसमें क्या बद्दी में कम शिक्षण के का ये भी कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बद्दी में पूरे प्रदेश के लोग काम करते हैं। अगर बद्दी में कोई ऐसी गुंडागर्दी होती या खौफ होता, तो बद्दी के हिमाचल प्रदेश के हर गांव से, हर जिले से, हर तहसील से लोग यहाँ काम ना कर रहे होते। बद्दी में बहुत अच्छा माहौल है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर फिर भी बद्दियों से फैक्ट्रियों का पलायन हो रहा है, और अभी काफी लोग भी जो हैं वो लोग भी पलायन कर रहे हैं। देखिए, वो एक अलग बात है कि बद्दी से जो लोगों का पलायन है, वो बद्दी में जो है बेसिक सुविधाओं का ना होना है। उसमें ऐसा अराजकता का कोई तत्व नहीं है। बद्दी में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, बेसिक सुविधाओं की बात करें, जैसा आपने पहले कहा कि वर्ष 2000 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बद्दी को पुनर्जीवित किया, जी एक नया जन्म दिया जी। और बद्दी औद्योगिक क्षेत्र के नाम से पूरे विश्व में जाना गया। बद्दी में आपको पता है 15 साल का जो एक्साइज टैक्स का बेनिफिट था, उस वजह से जो थे लोग यहाँ आकर्षित हुए, उद्योगपति यहाँ आए और उन्होंने अपने उद्योग स्थापित किए। और बद्दी में आज की डेट में लगभग, अगर मैं उद्योगों की बात करूं तो लगभग 2,500 से 3,000 उद्योग हैं बद्दी में। और अगर मैं छोटे एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं तो वो बहुत सारे हैं। मेरा मानना है जरूरी नहीं कि उद्योग एक बड़ा प्लांट एंड मशीनरी हो तो वो उद्योग बनता है। जो छोटे छोटे लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं, वो भी एक उद्योग की कैटेगरी में ही आते हैं। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर आप देखें, हमारे यहाँ बहुत सारे हमारी कम्युनिटीज हैं, राजस्थान के बहुत लोग हैं, गुजरात के बहुत लोग हैं जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं बद्दी में। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पर यहाँ जो दिक्कत है वो रेजिडेंस में है, दिक्कत है रहने में, जो लोगों को दिक्कत है। व्यवसाय तो सब बद्दी में करना चाहते हैं, परंतु रहने के लिए लोग जो है बद्दी को पसंद नहीं करते, जो कि मेरे लिए भी बहुत चिंता की बात है। और वो बद्दी का जो नागरिक है, जो एक मैं कहूंगा कि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, उसके लिए भी ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो लोग बद्दी से पलायन कर रहे हैं उसका कारण क्या है। कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो मेरे बहुत करीब रही हैं। मैं जब उन्होंने पलायन किया तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा कि आपका पलायन करने का कारण क्या है। तो सब लोगों ने जो है वो एक ही बात कही कि जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं जी। अगर हम बद्दी की, जैसे आपने कहा, प्रॉब्लम्स की बात करें तो बद्दी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। और दूसरी प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर की। जी। हेल्थ इश्यूज की अगर बात करें बहुत ज्यादा है, परंतु उसके विपरीत, जैसा मैंने आपको कहा कि हेल्थ इश्यूज की अगर मैं बात करूं, हेल्थ इश्यूज तो हैं परंतु हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर आपको कोई इंजरी होती है, ऑर्थो के अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, स्किन के अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, और आपके पास कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है, और जो ये हमारा इन्वायरमेंट है, जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें, चाहे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, उनकी वजह से यहाँ पे जितनी भी जो चीजें हैं वो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अगर आप देखें, हमारे यहाँ हर व्यक्ति को आप स्टोन मिलेगी, वो गिफ्ट है बद्दी की तरफ से। हर व्यक्ति के पथरी मिलेगी, हर व्यक्ति के बाल सफेद मिलेंगे आपको, हर व्यक्ति को बहुत सारी स्किन डिसीज मिलेंगी, अस्थमेटिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। और इस वजह से थोड़ा जो लोग हैं वो यहाँ रहना पसंद नहीं करते। और यहाँ से लगभग सिर्फ 25-30 किलोमीटर दूर ही आपका चंडीगढ़ पंचकुला है, या ट्राई सिटी जिसको हम कहते हैं, बीबीएन ट्राई सिटी है, पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली। तो लोग वहां रहना थोड़ा पसंद कर रहे हैं। और अगर हमारी सरकार ध्यान दे, एक अच्छा क्षेत्र यहाँ बनाए रहने के लिए, तो लोग क्यों नहीं रहना चाहेंगे। हिमाचल अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। अगर हम अच्छे क्षेत्र की आप बात कर ही रहे हैं, तो सरकार ने अभी बद्दी को नगर निगम घोषित कर दिया। बद्दी के पहले एसडीएम बैठने लगे बद्दी में, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है कि नगर निगम होने के बाद क्या सुविधाएं, क्या जो आपूर्तियां थी वो पूरी होंगी कि नहीं? देखिए, मैं वर्ष 16 से 21 तक मैं पार्षद रहा हूं, और बीबीएन को नगर निगम बनाने की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय जयराम ठाकुर जी के समक्ष भी गई थी। उस समय
जब नगर निगम की बात आई थी तो उस समय जो हमारे यहाँ के माननीय विधायक सरदार परमजीत सिंह पम्मी जी थे, उन्होंने एक ही बात कही कि नगर निगम बननी चाहिए, परंतु पहले हमारे पास बेसिक ढांचा जो है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस ने किया कि नगर निगम आप पे थोप दी गई। अब मैं आपको अगर बताऊं कि जो वार्ड बंदी हुई है, ये इवन जो बड़े अधिकारी हैं जिनके हस्ताक्षर हुए उनको भी नहीं पता थी कि ये वार्ड बंदी हो रही है। अच्छा, किसी को नहीं पता था। इवन मेरा जाना रहता है, मैं बड़े अधिकारियों से मैं मिलता रहता हूँ। इवन जिस दिन वार्ड बंदी हुई मैं डीसी ऑफिस में ही था। इवन नोबडी नोज। ये तो बस एक चिट्ठी आती है जिसके ऊपर साइन है और वार्ड बंदी होगी। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि वार्ड बंदी इतना बड़ा जो क्षेत्र का मुद्दा था, एक क्षेत्र को किस प्रकार से आगे लेके जाए। क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ी है, सेपरेशन ऑफ पावर, कार्य विभाजन करना। हम अपने क्षेत्र को, एक बड़े क्षेत्र को वार्ड्स में बांट के किस प्रकार से उसको प्रगति की तरफ लेके जाएंगे, किस प्रकार से उसको डेवलप करेंगे, वहां कौन लोग होंगे, किस प्रकार से होगा। मैं आपको बताऊं, अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन है। ये लोकतंत्र की जो है, ये हमारा लोकतंत्र की स्ट्रेंथ है, मजबूती है जी। और ये लोकतंत्र की सुंदरता भी है। लोग अपने लोगों को चुनते हैं किसके लिए? लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोगों के काम के लिए। बिल्कुल। परंतु आज की सरकार के बारे में तो मैं कहना ही नहीं, कुछ नहीं चाहता। मैंने ऐसी तानाशाह सरकार नहीं देखी, ऐसा तानाशाह विधायक नहीं देखा जो अपने घरों में बैठकर जिसने वार्डबंदी कर दी। आपने किसी क्षेत्र के व्यक्ति से नहीं पूछा, वहां के प्रधानों से नहीं पूछा, अपने प्रधानों से नहीं पूछा। मैं आपको बड़े मजे की बात बताता हूं, जहां से हमारे अभी जो विधायक हैं, उनकी अपनी पंचायत के प्रधान ने माननीय उच्च न्यायालय में नगर निगम के खिलाफ केस किया हुआ। बद्दी नगर निगम में 5 पंचायतों को जोड़ा जा रहा है और वो 5 पंचायतों के प्रतिनिधि जो हैं, चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के द्वारा, वो हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। अच्छा, वो न्याय की मांग कर रहे हैं वहां से। परंतु मुझे नहीं लगता कुछ होगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं वकालत से भी जुड़ा हुआ हूं, है ना। मतलब मेरा मानना है नगर निगम बनाइए, आप थोपिए मत किसी चीज को। और अगर हम, जैसे कि मैं तो आपको पर्सनली जानता हूं और मैं दर्शकों को बताना चाहूँ कि जो मेरा पहला बद्दी में करेक्टर सर्टिफिकेट बना था, वो भाई साहब ने बनाया था। ये पार्षद थे उस समय और इन्होंने, इनके पास जानकारी थी मेरे बारे में और जाते ही मैंने इनको बताया कि जी ऐसे ऐसे करके मेरा कार्य है। मैंने स्कूल में 10th का था मेरे ख्याल से, उसका देना था मैंने रिपोर्ट, तो उसके लिए इन्होंने जाते ही इन्होंने एक्टिवेट वो बना दिया मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट। तो हम तो खुश होंगे, मगर हम ये बताना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपका विजन क्या है बद्दी के लिए। देखिए, मेरा विजन तो बहुत एक ही विजन है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। कि बद्दी जो विश्व के मानचित्र पे स्थापित है, बड़े बड़े डेलीगेशन आते हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं हमारे पास, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं हमारे पास, बड़े बड़े होटल्स हैं हमारे पास। और अगर आप कभी उन होटल्स में घूमने जाएं, वहां की इन्वेंटरी चेक करें, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, हर जगह के लोग आते हैं आपके पास। इवन मैं अपनी बात बताऊं, मैंने अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सोमालिया, उनके कोर्ट, उनके केसेस हैं मेरे पास। वो लोग हैं यहां पे। परंतु वो लोग जब आते होंगे तो बद्दी की सड़कें उनका क्या स्वागत करती होगी, बद्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के वो लोग क्या कहते होंगे। तो ये सरकारों की नाकामी है जो बद्दी से इतना ज्यादा रेवेन्यू यहां से आता है। प्रतिदिन लगभग 100 करोड़ के करीब यहां से रेवेन्यू जाता है, किसी भी रूप में हो, टैक्स के रूप में हो, जीएसटी के रूप में हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में हो, और बहुत सारी चीजें हैं जहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। इवन एमसी टैक्सेस देखें आप अपना बिजली का बिल उठाएं, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इन्वायरमेंट टैक्स, काउ टैक्स, सेस जिसको कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो किसके पास जा रही है? सरकार के पास जा रही है। और अगर आम जनता के तौर पे आप बताना चाहें तो सरकारों से आपका क्या मतलब है? दोनों सरकारें, कि जो भी सरकार सत्ता में आती है वो ऐसा ही करती है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि वर्ष 2014 के बाद एक पूरा देश बदला है। मैं कहना चाहता हूं आपके इस माध्यम से कि 370 जैसी कुरीति, कलंक जो हमारे ऊपर था, उसको धोने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमारे
सबके आस्था के केंद्र भगवान श्री राम अगर वो टेंट से आज भव्य मंदिर में आए हैं तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर आज आप सड़कों का जाल देखना चाहते हैं, हम अभी अयोध्या गए थे प्रयागराज कुंभ में, आपने देखा कि उस कुंभ में 60 करोड़ के करीब लोगों ने स्नान किया। और अगर आप जाएं तो हम बाय रोड गए थे, बाय कार गए थे, नितिन गडकरी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरे भारत में एक सड़कों का जाल बिछा दिया है। आज आप देखें हिमाचल के, अगर आप मंडी जाएं, कुल्लू जाएं, आप मतलब बहुत सारे रोड्स पे तो इतना काम कर रही है सरकार, इतना काम कर रही है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें हमारे पास हैं। आज पूरा जो देश है वो प्रगति की तरफ जा रहा है, हमारा देश। परंतु हिमाचल का दुर्भाग्य है, हिमाचल के लोगों का दुर्भाग्य है जो उन्होंने एक ऐसी निकम्मी सरकार को चुना जिनके पास ना तो विजन था, ना उनके पास कार्य क्षमता थी। अगर आप गूगल सर्च करेंगे, जो हमारे लौह पुरुष थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, आप उनकी जो वीडियो है वो देखें। वो सुखविंदर सुक्खू जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहा था उन्होंने। और आज सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं कहता हूं सुक्खू जी के राज में जितने दुखी लोग हैं, शायद ही आज से पहले इतना बुरा वक्त कभी हिमाचल ने देखा होगा। जितना इन लोगों ने ठगा है, हम माताओं बहनों की इज्जत करते हैं, इन्होंने उनको 1500 रुपए का लालच दे दिया, गोबर खरीदने की बात कर दी, शिक्षा की बात कर दी। आप बताएं, आप युवा हैं, आपके किसी दोस्त को, किसी सगे संबंधी को, आप हिमाचल के रहने वाले किसी को नौकरी मिली? और वहीं अगर व्यक्ति में किसी में जज्बा हो तो मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बद्दी में ही एक टीम है जो मिशन रोजगार के नाम से पूरे हिमाचल में घूम घूम के मेले लगा रही है। वो हिमाचल के लोगों को, हिमाचल के युवाओं को जो है वो रोजगार प्रदान कर रही है। तो सुक्खू सरकार भी ऐसा कर सकती है, परंतु वो विजन जो आपने कहा, उस विजन की कमी नहीं, बहुत ज्यादा कमी है। और जो हमारे यहाँ के विधायक है उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनका नाम राम है, तो मेरी तो उनको जय श्री राम है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, जिन भाई साहब की बात कर रहे हैं मिशन रोजगार जिन्होंने शुरू किया, उनके साथ अभी हमने पॉडकास्ट किया है डॉक्टर रनेश राणा जी। आप उनका जो उनके साथ किया गया हमारा पॉडकास्ट है वो नीचे दिए गए लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें देख सकते हैं, या आपको आई बटन में ऊपर आ रहा होगा। बद्दी को कभी भारत का औद्योगिक हब माना गया था, और अब जो है, अब उसकी स्थिति को दुर्गति कहा जाता है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा इसमें करेक्ट कर दूं कि बद्दी औद्योगिक हब था, नहीं है। बद्दी औद्योगिक हब आज भी है और बद्दी औद्योगिक हब हमेशा ही रहेगा। और दूसरी बात जो आपने की, तो वो उसके पीछे का जो कारण है, जो आज बद्दी की दुर्दशा है, वो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो व्यवस्था है, वो जिम्मेदार है। बद्दी में दिक्कत कोई नहीं है। बद्दी में ना पैसे की दिक्कत है, ना किसी और चीज की दिक्कत है। दिक्कत है तो नियत की, दिक्कत है तो उस भाव की जहां आप स्वार्थी नहीं होना चाहिए। आपको सर्वहित के लिए काम करना पड़ेगा, स्वयं के लिए नहीं। जिस दिन आप ये मन बना लेंगे, जिस दिन यहां के जो लोग हैं वो ये सोच लेंगे कि हमें पहले बद्दी को सुंदर बनाना है, जिस दिन बद्दी सुंदर बनेगी आप अपने आप सुंदर बन जाओगे। जिस दिन बद्दी धनवान बनेगी आप अपने आप धनवान बन जाओगे। ये प्रकृति का नियम है। यहां इनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा। इनको पहले बद्दी को स्वच्छ सुंदर बनाना पड़ेगा। उस दिन आप भी स्वच्छ और सुंदर बन जाएंगे और आपकी जेबें भी बहुत स्वच्छ और सुंदर बन जाएंगी। आप बचपन से ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो क्या यही वजह है कि अब आप एक उभर कर नेता सामने नजर आएंगे? मैं कभी भी नेता नहीं रहा हूं। जब मैंने चुनाव लड़ा, मुझ पे विश्वास जताया गया और मुझे चुनाव लड़ाया गया, मैंने चुनाव लड़ा। आज भी अगर पार्टी चाहेगी, मुझ पे विश्वास जताएगी, उनको लगता है कि इस विकास की जो बद्दी के बारे में हम सोच रहे हैं कि हमारा बद्दी अच्छा बने, सुंदर बने, उसमें अगर वो चाहेंगे कि मेरा योगदान होना चाहिए, तो मैं जरूर चुनाव लड़ना चाहूंगा।
और अगर वो उनको लगता है कि मैं फिट नहीं हूं तो भी मैं समाज का काम करता रहूंगा, क्योंकि मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है बद्दी का काम करने के लिए। हमने कुछ समय पहले, हमने मतलब पूरे बद्दी ने कुछ समय पहले एक पोस्ट पढ़ी जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि डॉक्टर संदीप सचदेवा वार्ड नंबर 8 से चुनाव लड़ेंगे। आपने वो पोस्ट किसकी पढ़ी थी? क्या मेरी पोस्ट थी वो? हमने ये तो नहीं कहा भाई आपकी, हमने कहा कि हमने पोस्ट पढ़ी थी वो, तो उसके देखिए, बारे में ऐसा है, कितनी सत्यता है? हर व्यक्ति जो है, मैंने आपको कहा आप भी स्वतंत्र हैं, फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेशन आपका अधिकार है। तो वो एक हमारे न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने डाल दी कि यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, लोकतांत्रिक देश है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और सबको अधिकार है। जो व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने शहर के विकास के लिए अग्रणी भूमिका निभा सकता हूँ, उसको चुनाव लड़ना चाहिए, सबका अधिकार है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपका इसमें कितना मन है? देखिए, मेरा मन काम करने का है। आज मैं किसी पद पे नहीं हूं, हम फिर भी काम कर रहे हैं। श्री राम सेना के नाम से हमारा एक संगठन है जिसमें हम काम कर रहे हैं। हमने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट किए सबसे पहले 22 जनवरी का हमने कार्यक्रम आपके सामने किया जी। जब हम प्रयागराज गए तो हम वहां से गंगा जल लेके आए, हमने गंगा जल बांटा। सबसे बड़ी बात, गंगा जल बांट रहे हैं तो बाद की बात है, आपने जो यहाँ के सफाई कर्मचारी उनके पैर धोए, ये सबसे बड़ा सराहनीय कार्य है। देखिए, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जितनी गंदगी जो सफाई करते हैं हमारे सफाई कर्मचारी करते हैं, अगर हम जब घर से बाहर निकलते हैं, हमें अपना क्षेत्र है, हमें अपनी सड़क है, हमें अपनी गली है, वो साफ सुथरी मिलती है, वो किसकी वजह से मिलती है? इन सफाई कर्मचारियों की वजह से मिलती है। क्योंकि हम लोग तो गाड़ी में चलेंगे, वो चिप्स कुरकुरा खाएंगे और गाड़ी के बाहर फेंक देंगे खिड़की खोल के, क्योंकि सड़क तो है, वो डस्टबिन है जी। गंदगी हम फैलाएंगे, केला खाएंगे, केले का छिलका सड़क पे फेंक देंगे। परंतु वो कौन लोग हैं जो सुबह उठकर लगभग 4-5 बजे उठकर जो उन सड़कों, उन गलियों को साफ करते हैं? तो हमारे लिए तो वो सम्माननीय है, जो हमारे लिए हम साफ सफाई करते हैं, हमारे क्षेत्र को साफ सुथरा करते हैं। मेरा एक सवाल था कि अभी आपने जैसे बोला कि जो गंदगी है वो लोग फैलाते हैं, तो सफाई लोग क्यों नहीं करते? सफाई के लिए एक नेता ही क्यों आगे आना चाहिए, या किसी को एक नेता ही क्यों बनना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अधिकार और कर्तव्य दो बातें हैं। आपका जो मेरा अधिकार है वो आपका कर्तव्य है। मेरा एक अधिकार है कि मैं साफ सुथरे माहौल में रहूं, और आपका कर्तव्य है वो कि आप वहां गंदगी ना फैलाएं। ये छोटी सी बात है जो हम सबको समझनी होगी। जो गार्बेज कलेक्शन के लिए गाड़ी आती है, आप उसमें कचरा डालें, नहीं आप डस्टबिन खरीदें, आप अपने घर में कचरा रखें। आपके पास गाड़ी में आप चाह रहे हैं तो आप जब कार चलाते हैं उसकी जो आप विंडोज होती है उसके पास जगह होती है, वहां कचरा रखें। आप गंदगी क्यों फैला रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पर? ये हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए उसके लिए। अभी आपने खुद ही बात उठाई श्री राम सेना बद्दी, अब तो श्री राम सेना हिमाचल हो गया, श्री राम सेना भारत भी होगा, तो श्री राम सेना का उद्देश्य क्या है? देखिए, जो श्री राम सेना है, जो इसके पीछे का जो विजन था, सबसे पहले जैसे भगवान श्री राम का जब मंदिर कोर्ट से डिसीजन आया तो बद्दी के राम भक्तों ने खुशी मनाई कि एक जो बनवास था प्रभु श्री राम का, वो सिर्फ 14 वर्ष का बनवास था। उसके बाद वो अपने घर लौटे। लोगों ने दीपावली मनाई थी जी, बड़ी धूमधाम से। परंतु 1400 वर्षों बाद आज भगवान श्री राम जब अपने घर में लौटे, कोर्ट का डिसीजन आया, भगवान को न्याय की जरूरत पड़ गई, भगवान को न्यायालय की जरूरत पड़ गई। क्या कारण था? कौन शक्तियां थी? वो कौन लोग थे जिन्होंने भगवान श्री राम को तंबू में रखा? कौन लोग थे वो? आज भगवान श्री राम जब अपने महल में विराजमान हुए तो हमारे राम भक्तों में खुशी की लहर थी। हमने लड्डू बांटे। जब भगवान श्री राम का भवन बना, बहुत सुंदर मंदिर बना अयोध्या में,
तो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमने उस पर भी बद्दी में कार्यक्रम किया, 14,000 दीपक जलाए थे, आप सब उसके साक्षी थे जी। और उसके बाद अभी जो प्रथम पहला वर्ष हुआ, तो हम इस 22 जनवरी को हमने एक थीम रखी, लोकल फॉर वोकल, जिसमें हमने स्थानीय कलाकारों को मौका दिया और वहां पर अपने पूरे समाज को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, हमारा सामाजिक उद्देश्य है। जिस प्रकार भगवान श्री राम जंगल गए, उन्होंने कुर्तियों का नाश किया, कितने राक्षसों का वध किया उन्होंने जी। एक हमने बात भी सुनी है कि अगर राम बन ना जाते तो राम वो बन ना जाते। भगवान श्री राम कैसे बने? अगर वो एक राजा होते तो वो राजा की भूमिका में रह जाते, उनको लोग अच्छा याद करते कि एक अच्छा राजा था। हम इतिहास पढ़ा है, आपने इतिहास पढ़ा है, मेरे जितने श्वेता हैं उन्होंने इतिहास पढ़ा है, जो मेरे देख रहे हैं मुझे, आज हम किस राजा को जानते हैं? हमें दो नाम याद आते हैं, राजा विक्रमादित्य का हम वैसी कल्पना करते हैं, परंतु राम को हम राजा के रूप में नहीं देखते, राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि जब जब विकृति आई समाज पे कोई ऐसी मुसीबत आई, तो उन्होंने उस मुसीबत का डट के सामना किया, चाहे उनको उस पे जंगल में जाना पड़ा। जी बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो हैं हमने प्रभु श्री राम से प्रेरित होकर सीखी हैं। और इसी प्रकार जब बद्दी में डिवाइडर लगे, श्री राम सेना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, लगभग सभी जो वहां पे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री राम सेना में जो लोग हैं, क्या वो उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है? राजेश जिंदल जी हमारे संयोजक हैं, क्या उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है? वो बहुत अच्छे व्यवसायी हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है राजनीति की? मैं हूं, मेरे परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। गुरबचन जी हैं, विनोद जी हैं, सन्नी गर्ग जी हैं, राहुल जी हैं और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो सिर्फ अपने समाज का भला चाहते हैं। जिन व्यक्तियों को भगवान ने इतनी शक्ति, बुद्धि और सामर्थ्य दिया है कि वो अपने क्षेत्र के लिए काम कर सके, वो लोग श्री राम सेना का हिस्सा हैं। और मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूं बीबीएन के लोगों से कि जो लोग भी चाहते हैं कि बीबीएन अच्छा बने, वो श्री राम सेना से जरूर जुड़े। श्री राम सेना की अभी हमने बात की, तो श्री राम सेना आपने बताया इतने सारे उन्होंने सामाजिक कार्य किए, तो अकेले तो पॉसिबल नहीं है, तो और कौन कौन इनके साथ जुड़ा है? देखिए, मैं कह रहा हूं कि श्री राम सेना कोई ऐसी सेना नहीं है। श्री राम सेना सबके साथ मिलकर काम करती है। जैसे श्री राम की वानर सेना थी, हम वो छोटे छोटे वानर हैं भगवान श्री राम के, हम कोई हनुमान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपको, श्री राम सेना के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमने कार्य किए हैं। अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की तो हमने उस पर भी लड्डू बांटे। कोई भी चीज होती है हम सबके साथ मिलकर करते हैं। बद्दी के सामाजिक संगठन, आपकी सालासर सेवा समिति है, उसके साथ हम मिलकर कार्य कर रहे हैं। खाटू श्याम समिति है, उसके साथ मिलकर हम कार्य करते हैं। आज योगा दिवस पर हमने किशोर योगा एकेडमी और हरिओम योगा सोसाइटी के साथ मिलकर कार्यक्रम किया है। और अग्रवाल समाज हमारे साथ खड़ा है। हम बद्दी को एक भिन्न भिन्न नहीं, हम बांट नहीं रहे बद्दी को, हम बद्दी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से जितने भी सामाजिक संगठन है, चाहे वो कोई भी सामाजिक संगठन है बद्दी का, चाहे रोटरी क्लब है, कोई भी है, हम सबके साथ मिलकर कार्य करते हैं। अभी सेवा भारती के लिए हमने दवाइयां दी। आरोग्य भारती की बैठक में मैं 15 तारीख को पालमपुर गया था। आप भी भारत जोड़ो यात्रा करेंगे? नहीं, भारत जोड़ो हमारा विजन कोई भारत जोड़ो यात्रा का नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ना ही हमारा विजन कोई राजनीति करने का है। हम बहुत छोटे से लोग हैं। अगर हम अपने जीवन में अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने बीबीएन को ठीक कर पाए, तो यही हमारे लिए हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हमने अपने क्षेत्र के लिए कुछ किया। अगर मैं एक छोटे आंसर में जानना चाहूं आपकी चीज, श्री राम की जो सेना थी, प्रभु श्री राम की, उनका एक उद्देश्य था, माता सीता को अपने जगह वापस लेके आना। जी। तो श्री राम सेना हिमाचल का क्या उद्देश्य है? बद्दी को चमकाएंगे, चंडीगढ़ जैसा बनाएंगे। हमारा सिंपल उद्देश्य है कि हमारे पास ही जो लोग आज
बद्दी छोड़कर चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली रहने गए हैं। एक दिन वो लोग सोचें कि जो प्रॉपर्टीज हमने बद्दी में बेची थी वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। बद्दी को हम इतना खूबसूरत, व्यवस्थित, सुनियोजित शहर बनाना चाहते हैं ताकि वो लोग सोचें कि हम दोबारा बद्दी में जाकर वहीं बसे। हमारा ये उद्देश्य है। आपके इतने विजन बहुत अच्छे हैं और आपके कार्य प्रणाली, सामाजिक कार्य सब बहुत अच्छे हैं। लोग सभी प्रसन्न हो रहे हैं सभी कामों से। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आप एक दिन के लिए विधायक बन जाए या चलो एक बार के विधायक बन जाए तो आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, आपका सवाल मेरा मानना है कि थोड़ा विवादित सवाल रहेगा ये, परंतु अगर मुझे ऐसा अवसर मिलता है कि मुझे अपने क्षेत्र के लिए कार्य करने को मिले, मैंने आपको कहा उसके लिए विधायक या पार्षद बनने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका विजन ऐसा होना चाहिए। आप जब विधायक बनते हैं तो आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। आप जो हमारे प्रदेश किस प्रकार से चलना है, हमारे प्रदेश में क्या नीतियां रहेंगी, हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, अब जैसे बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ के लिए कुछ विशेष नीतियों की आवश्यकता है, शायद वो रोडू में ना हो, चंबा में उन नीतियों की आवश्यकता ना हो। जैसे बीबीएनडीए आपके सामने एक उदाहरण है। जो बीबीएनडीए बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो यहीं पे है। कहीं आपने सुना कि चंबा अथॉरिटी है या कोई और अथॉरिटी है, शिमला अथॉरिटी है? वहां पे जो है वो सरकार प्रत्यक्ष रूप से काम करती है, परंतु यहाँ पर विशेष रूप से कार्य करने के लिए ऐसी अथॉरिटीज बनाई हैं, तो इनके लिए ऐसे लॉज की भी जरूरत है। अब जैसे हम बद्दी की बात करें, जो बद्दी में पॉपुलेशन है वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है जी। बहुत सारे लोग बद्दी आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। अभी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो बद्दी में सीवरेज की हम आज बात करें, आज मैं वार्ड नंबर 8 में बैठा हूं, जो पिछला वार्ड नंबर 9 था। सरकार क्या कर रही है, 6 इंच के पाइप सीवरेज में डाल रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और अगर हम हाउसिंग बोर्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो वो आपको पता है हाउसिंग बोर्ड की पॉपुलेशन कितनी है। हाउसिंग बोर्ड में लगभग 20 से 30 हजार लोग रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने रेंटल इनकम अपनी बनाई हुई है। परंतु उसको देखते हुए क्या वो जो सीवरेज के पाइप हैं, क्या वो उतना जो उनका वेस्ट आ रहा है, क्या उसको वो ले पाएंगे, झेल पाएंगे? अब आपको जो कोई चीजें आती हैं, आपको कोई एड आती है या कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, जैसे सीवरेज का प्रोजेक्ट बना तो ये 33 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, उस समय मैं पार्षद था। ठीक है। तो हमने उस समय भी सरकार के समक्ष ये बात रखी थी और हमने इसका विरोध भी किया था कि ये सीवरेज लाइन ना डाली जाए, ये सीवरेज लाइन कामयाब नहीं होगी, क्योंकि बद्दी की जनसंख्या 30,000 नहीं, बद्दी की जनसंख्या 3 लाख है। परंतु जो केंद्र सरकार के पास डाटा है, हिमाचल सरकार के पास डाटा है, हमारे विधायक के पास तो डाटा है ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या होना है। तो उन्होंने जो है अब लोगों के विनाश के लिए नालियां खोद दी हैं। आप बाहर निकलेंगे तो आपको धूल, मिट्टी, गड्ढे और परेशानी के अलावा बद्दी में आज की डेट में कुछ नहीं मिलेगा। हम सड़कों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि डिवाइडर होने चाहिए। मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि डिवाइडर होने चाहिए, परंतु वो ऐसे डिवाइडर हों जो किसी को हानि ना पहुंचाते हो। आप पहले रोड वाइंडिंग कीजिए ना, आप डिवाइडर लगाइए। आपने रोड वाइंडिंग किया नहीं, आनन फानन में रात को आके एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी अपने चहीते ठेकेदार को और रात को आपने वहां पे डिवाइडर लगा दिया। आपके पास चलने की जगह नहीं है, आपके पास पैदल चलने की जगह नहीं है। कितने एक्सीडेंट हुए, उसके बाद कितने लोगों का नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? ये चीजें मैं इसीलिए कहता हूं कि लोगों के साथ अगर जो हमारे नेता हैं अगर वो बैठेंगे, हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं सुरजीत चौधरी जी, वो कभी अपने वार्ड में आए, वो देखें कभी। वो संडौली रहते हैं, जिनका इस यहां से कोई लेना देना नहीं है। उनको क्या पता वार्ड में क्या हो रहा है? जब उनसे पूछते हैं कि पार्षद जी हम यहाँ क्या हो रहा है, कहता मुझे तो पता ही नहीं, मेरी तो चलती नहीं। भाई चलती नहीं, आप क्यों बने हो आप क्यों बने हो पार्षद जब आपकी चलती नहीं है? आपका भाई, चचेरा भाई आपका विधायक है। क्या आप लोगों को गंद में धकेलने के लिए पार्षद बने हैं? आपने लोगों की सुध बुध ली? किसकी जिम्मेदारी बनती है ये?
किसकी जिम्मेदारी बनती है? आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक स्कूल है यहां पे, वी आर पब्लिक स्कूल जी। वहां पे लोग सुबह, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं। अगर भाई सुरजीत चौधरी, वो पार्षद जी यहाँ रहते होते वार्ड नंबर 8 में या 9 में, पुराने वार्ड नंबर 9 में, तो उनको पता होता यहाँ की समस्याएं क्या है। वो तो आलीशान महल में संडोली में रहते हैं, वॉल्वो गाड़ी से चलते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता, वो सेफ है। परंतु जो आम आदमी जो पैदल चल रहा है, जो साइकिल से चल रहा है, जो ऑटो से चल रहा है, जो माँ एक अपने बच्चे को पकड़ के पैदल स्कूल छोड़ने जा रही है, क्या वो घर वापस पहुंचेगी? ये चिंता का विषय, ये सोचना पड़ेगा। और ये बातें आप तब सोचेंगे जब आप समाज के बीच में रहेंगे। उसके लिए आपको समाज के बीच में रहना पड़ेगा। आपको समाज की दुख दर्द, छोटी छोटी चीजों का पता होना चाहिए। जब एक नेता नहीं, एक बेटा बनकर आप काम करोगे लोगों के बीच में, तब वो समाज की समस्याएं सॉल्व होगी। और ये बहुत बड़ा कोई चुनाव नहीं है, पार्षद का चुनाव कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता, गली का चुनाव बोलते हैं इसको। आपको लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, आपको लोगों की समस्याओं को जानना पड़ेगा, आपको उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं क्यों चुनाव की बात कर रहा हूं? क्योंकि नगर निगम बन रहा है, बद्दी का स्वरूप बदल रहा है। अब बद्दी बड़ा हो गया है, बद्दी जवान हो गया है, तो उसको ऐसे आहार की जरूरत है, ऐसे व्यवहार की जरूरत है, उसको ऐसी एजुकेशन की जरूरत है। आज बद्दी नगर निगम को सुरक्षित हाथों की जरूरत है। जिस प्रकार से एक युवा जब कॉलेज में जाता है, अगर वो ड्रग एडिक्शन के लोगों के चक्कर में आ जाएगा तो वो ड्रग एडिक्टर बन जाएगा, ड्रग डीलर बन जाएगा। परंतु अगर वो अच्छी संगति में रहेगा तो वो आईएएस आईपीएस बन सकता है। आज बद्दी का स्वरूप बदल रहा है, बद्दी नगर निगम बन रहा है। आज बद्दी को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो बद्दी को आगे लेके जाने का विजन रखते हो, ना कि बद्दी से पैसे कमाने का। अभी हमने इतनी देर से एक सवाल रोक के रखा था जो आपसे अंत में पूछेंगे, तो हमारा सवाल छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हमारा सवाल ये है कि आप अगर अभी के जो वार्ड नंबर 8 बना है उसके पार्षद बन गए भारी मतों से जीत के, तो आप क्या करेंगे? आपका क्या विजन होगा? देखिए, मेरा विजन या हर व्यक्ति का विजन यही होना चाहिए कि उसको जहां के लोग चुनेंगे, वो अगर पब्लिक का प्रतिनिधित्व करेगा, पहले तो उस व्यक्ति में क्षमता होनी चाहिए कि वो पब्लिक का प्रतिनिधित्व कर सके, और वो वहां की जो पब्लिक है, वहां के जो लोग हैं, उनसे कनेक्ट कर सके, और वहां की जो समस्याएं हैं उसको अपने हाउस में, जो एक छोटी कहते हैं पंचायत है, उसमें रख सके, लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दे सके, अपने वार्ड को सुंदर बना सके, सुरक्षित बना सके, स्वच्छ बना सके। यही जो है हर व्यक्ति की इच्छा होती है। क्योंकि छोटे वार्ड्स में क्या होता है, सिर्फ सड़क, स्ट्रीट लाइट और सफाई, ये महत्वपूर्ण चीजें ये हैं, और यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। अगर आप एक अच्छी सड़कें दे देंगे, आप वहां की स्वच्छता अच्छी रहेगी, आप वहां कोई पार्क डेवलप करें, आप वहां बच्चों को खेलने का स्थान अच्छा हो, ऐसी जगह हो जहां पे लोग शाम को घूम सकें, और जब वो निकले उनको लगे कि साफ सुथरा मेरा वार्ड है। इससे ज्यादा मेरा मानना है लोगों को कुछ नहीं चाहिए। और अगर मैं चुनाव लड़ता हूं और मैं चुनाव जीतता हूं, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि बद्दी को हम स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित ये बनाने का प्रयास करेंगे। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने प्रण लिया है ये पूरा करें आप। हम देखते रहेंगे आपको। अंत में हमारे जो यूथ है बीबीएन का, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक मेरा छोटा सा अंतिम सवाल। देखिए, भारत एक युवा देश है। आज भारत जो किस स्पीड से तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? हमारा देश जवान है, हमारा देश भाग रहा है। जब एक व्यक्ति जवान होता है, जैसे आप जवान हैं, तो आप अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा देश है, आज जो हमारा देश है वो युवा देश है। आज हमारे जो युवा पीढ़ी है, उसको मेरा मानना है पहले आपको शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो जीवन में सबसे बड़ा हथियार है वो शिक्षा का हथियार है।
जब आप शिक्षित होंगे सब चीजें आपको छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी, सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी, आप ज्ञाता बन जाएंगे चीजों के। और जब आपको अपने अधिकारों का पता होगा, आपको अपने कर्तव्यों का पता होगा, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। मेरा बीबीएन के युवाओं से ये निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा रेंट आ रहा है या आपके और कोई अदर सोर्सेज से आपको इनकम है, तो आप उसकी तरफ ना देखें, आप स्वयं अपने पैरों पे खड़े हों, आप अपने प्रदेश का, आप अपने देश का, आप अपने बीबीएन का नाम रोशन करें। जिस प्रकार से बद्दी में अभी हमारी बेटी मुस्कान जिंदल है, वो आईएफएस बनी है, आज वो चाइना में पोस्टेड है। मेरी अपनी छोटी बहन जिसने यूपीएससी क्रैक करके आज वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में असिस्टेंट डायरेक्टर है, मुंबई में वो तैनात है। तो इससे क्या होता है, आपके क्षेत्र का नाम बड़ा होता है। आज हमारे मलपुर से हमारे तहसीलदार हुसैन जी हैं, रणदीप जी हैं, अभी नायब तहसीलदार बने हैं। तो जब आप इस क्षेत्र में आगे आएंगे, मेरे परम मित्र हैं कमल चौधरी जी, भारत सरकार में अपनी सेवाएं मैं बोलने वाला था, मैं उनका नाम नहीं लिया। हमारे आईआरएस हैं हरकृपाल खटाना जी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन बच्चों ने बीबीएन का नाम चमकाया है। तो आप सब मिलकर अपने स्वयं पैरों पे खड़ा होना क्या होता है कि आप अपना नाम रोशन करें, आप किसी चक्रों में ना पड़े। जो युवाओं को, यहाँ के युवाओं का दुरुपयोग करते हैं लोग, कुछ राजनीतिक स्वार्थ के लिए या कुछ और स्वार्थ के लिए, आप युवा किसी का आप इस्तेमाल ना हो किसी से, आप इस बात का ध्यान रखें। यही हमारी कामना है कि आप अपने जीवन में अच्छा बने, क्योंकि मैंने एक थ्योरी पढ़ी है, एकात्म मानववाद। व्यक्ति के निर्माण से ही राष्ट्र का निर्माण होता है और वो बहुत जरूरी चीज है। उसमें आपकी भूमिका हो तो वो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। धन्यवाद भाई साहब, आपका समय, कीमती समय देने के लिए। और अंत में हमारी पूरी टीम की तरफ से एक छोटा सा तोहफा रहता है हमारे गेस्ट के लिए, तो ये हम आपको देना चाहेंगे, पूरी हमारी शुद्ध टॉक की टीम की तरफ से है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को तोहफों से मैं बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करता, परंतु ये जो पेन है, पेन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और आपने डायरी दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं इस डायरी पेन का उपयोग मैं आपके बीबीएन के विकास के लिए, आपके बद्दी के विकास के लिए और आपके अपने वार्ड के लिए, जिसमें आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूं, हम इसके लिए ये पेन उठाएं और ये डायरी उठाएंगे। हम एक अपना एक प्रिंट आउट तैयार करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और अपने क्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, और चर्चाएं सुनने के लिए, और पॉडकास्ट देखने के लिए, और शो देखने के लिए शुद्ध टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।